कक्षा 8 के सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे 8वीं बोर्ड परीक्षा 2023 11 अप्रैल 2023 को जो आपके संस्कृत का पेपर होने वाला है, तो उसका एक मॉडल पेपर है आपके सामने ये, और इसी प्रकार का आपका जो पूरा पेपर आने वाला है। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। आपकी जो पैटर्न है वो सेम पैटर्न जो आपके उदयपुर की ओर से जो पेपर जारी होता है उसी पेपर पैटर्न पर आधारित ये पूरा एक मॉडल पेपर है। पिछले आपने जो सारे मॉडल पेपर देखे होंगे तो आपको निश्चित रूप से गणित में, विज्ञान में, सामाजिक में, बाकी जो सब्जेक्ट हुए आपके पेपर हो चुके हैं उनमें निश्चित रूप से आपको फायदा मिला होगा। तो आपको संस्कृत में भी उससे कई ज़्यादा गुना फायदा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने संस्कृत के जो 4-5 मॉडल पेपर तो मैंने अपलोड कर दिए हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे सारे, और 2-3 मॉडल पेपर और बचे तो उनको भी मैं अपलोड कर दूंगा ताकि जो आपके अच्छे नंबर आ सकें। तो आप इन मॉडल पेपर को अच्छी प्रकार से तैयार करना, और सबसे ज़्यादा नंबर आपके संस्कृत में आएंगे। कारण ये है कि आपको किताब में से ज़्यादा कुछ याद नहीं करना पड़ेगा, इस पेपर में से आपको आंसर लिखने हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न ये है कि तर्हि किमस्ति निगृण की कृत्यमिदम, इसमें आपको उपसर्ग बताना है कि इस रेखांकित पद में उपसर्ग क्या है। तो निगृण जो शब्द है इसमें आपको उपसर्ग बताना है, तो ये हो जाएगा निर प्लस गृण, निर प्लस गृण हो जाएगा। तो इसका जो उपसर्ग है वो क्या हो जाएगा, इसमें निर उपसर्ग हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। दूसरा प्रश्न है अधोलिखित पदेषु तुमुन प्रत्यय युक्त पदम किम अस्ति, यानी कि तुमुन प्रत्यय वाला शब्द कौन सा है वो बताना है। तो तुमुन प्रत्यय की जो पहचान होती है वो जब हम शब्द को पढ़ते हैं तो उसके लास्ट में तुम की ध्वनि आती है। पठी तुम, लिखी तुम, खादी तुम, ठीक है, इस प्रकार की पा तुम, ठीक है, ये वाली जो ध्वनि आती है तुम को, तो वो तुमुन प्रत्यय के रूप में जाना जाता है। तो ये तुमुन की पहचान हो जाएगी पा तुम, ठीक है। ग वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से एक आता है कत्वा प्रत्यय, ठीक है, कत्वा प्रत्यय। तो कत्वा प्रत्यय के लास्ट में त्वा आता है, या तो त्वा आता है या ट्वा आता है, इन दोनों की के रूप में आप इसको पहचान कर सकते हैं। और ये जो गच्छन इसमें आपके सत्रि प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके विदेही राष्ट्रीय तथा अनुवृत्तिम अस्मिन वाक्य अवयव पदम किम, इसमें आपको अवयव पद बताने की इसका जो अवयव पद है वो क्या है। तो इसमें से अवयव पद वो हो जाएगा यहाँ पे यथा, जैसे यथा, तथा, सहसा, ये सभी आपके अवयव पद के रूप में जाना जाता है। इदम, ये सारे अवयव पद। अब आपको अवयव पद के रूप में बताना है कि जैसे आपको कोई शब्द दे रखा तो इसका लिंग वचन आपकी जो सब काल में बराबर होता है, एक जैसा रहता है, बदलते नहीं है, इसलिए इनको अवयव पद के रूप में जाना जाता है। सर्वाधिका रम्य इमा सप्त भगिन्य संति, तो इसमें आपको सर्वनाम पद बताना है। तो सर्वनाम पद क्या हो जाएगा इसमें, सर्वाधिका रम्य इमा सप्त भगिन्य, इसमें आपको सर्वनाम पद बताना है। तो ये जो इमा शब्द है ये आपके सर्वनाम के रूप में यहाँ पे काम आ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर बड़ा ग से हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन की कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्त्र चर्चा भवती, डिजिटल इंडिया की चर्चा कहाँ पे होती है, भारत देश में, संपूर्ण विश्व में, चीन देश में और रूस देश में। तो संपूर्ण विश्व में जो डिजिटल इंडिया की जो चर्चा होती है। छठा प्रश्न है शालिनी कदा पितृगृहम आगच्छति, तो ये पूछ रहा है कि शालिनी अपने पिता के घर कब आती थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके ग्रीष्मावकाश से, गर्मी की छुट्टियों में आती थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके ग्रीष्मावकाश से। नेक्स्ट है संसार सागर से नायिका प्रस्तुत पाठ से लेखक कह अस्ति, जो संसार सागर पाठ है उसके लेखक का नाम आपको बताना है, तो अनुपम मिश्र इसका उत्तर हो जाएगा। अच्छा, आपके कुछ पाठों के नाम लगातार पूछे जा रहे हैं, तो आपको कुछ पाठ और उनके नाम आपको अच्छे प्रकार से समझा देना है, बता देना है। जैसे आपको एक पाठ का नाम बताना है, उसके लेखक का नाम, जैसे आपके एक वो जो कहानी है, कहानी जो है आपके जिसमें ओखर नखर और जो दधिपुष जो आपके गिद्दड़ था उसकी कहानी जो आपके पंचतंत्र से ली गई है, ठीक है। तो पंचतंत्र का लेखक का नाम आपको अच्छी प्रकार से याद कर लेना है, ये बार बार है जो पूछा जाता है। आठवां प्रश्न है भारत भूमौ किम सदैव संपूर्णम अस्ति, तो उसका उत्तर हो जाएगा आपके खाद्यान्न बंडम, ठीक है, खाद्य के जो भंडार वो हमेशा पूर्ण रहते हैं भारत भूमि में। फिर आपको उचित विभक्ति को चुनकर लिखना है, इस वाले प्रश्न में विभक्ति चुन के लिखनी है। नदी, तो इसमें आपके गंगा पवित्रतमा अस्ति, तो नदी सु गंगा, अभी इसमें जो तुलना हो रही है, दो नदियों में तुलना हो रही है, देखो तमा, तो इसमें आपके नदी सु आएगा, नदियों में गंगा सबसे पवित्र है। और फिर आपके है मोदकम रोचते, तो यहाँ पर ऐसे रुच धातु के योग में यहाँ पर जो आएगा वो बालकाय आएगा, ठीक है, बालकाय मोदकम रोचते, ये फिक्स इसी रूप में आता है। संधि विच्छेद करना है आपको, संधि करना है, जैसे सहसा प्लस एव, तो ये हो जाएगा सहसाएव, ये क्या होगा सहसाएव। और पर्वतो अपि, तो इसका हो जाएगा प्रवृत्त प्लस अपि। इसी प्रकार से आपको को अपि का याद कर लेना है, तो इसका हो जाएगा कह प्लस अपि।
एक संधि विच्छेद आप करके बताना स्वागत की। मैंने पिछले वीडियो में बताया था स्वागत की संधि विच्छेद आ सकती हैं, तो एक तो आपको स्वागत की संधि विच्छेद करनी है, ठीक है। और स्वागत में यण संधि है। अगला प्रश्न आपके विशेष और विशेषण को आपको मिलान करना है। तो महत्तीम का हो जाएगा इसके साथ में गुहाम, और निखिलाम का हो जाएगा कथाम, एकस्य हो जाएगा पुत्रस्य, और सुंदर का हो जाएगा शब्द। तो ये सभी इनकी विशेषण और विशेष से मिलान कर लेनी। फिर आपको उचित क्रियापद को चुनकर इस निरीक्षित स्थानों की पूर्ति करनी है। अन्यपि पशवः भयभीता अभवन्, तो इसमें आपके आएगा अभवन्। क्षितौ राजते भारत स्वर्ग भारत स्वर्ण भूमि है। तो ये तो आपकी किताब की जो लाइन है वो हूबहू उठा के देंगे, तो आपको इस प्रकार से इसके साथ में बताना है। वयम तत्रैव गन्तुम इच्छामः, वयम के साथ में इच्छामः आएगा। और फिर आपके हैं भातृजाया उदासीना इव दृश्यते, तो इसमें आ जाएगा आपके दृश्यते। फिर आपको एक बहु विशेषण और विशेष बताना है। प्रदेशस्मिन्, प्रदेशस्मिन् में आपको विशेषण तो हो जाएगा अस्मिन् और विशेष हो जाएगा आपके प्रदेश से। फिर आपके 14वें प्रश्न में एक प्रश्न निर्माण पूछा जाएगा, प्रश्नों का निर्माण करना है। सूर्य पश्चिमायाम दिशायाम अस्तम गच्छति, सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त होता है। तो ये जो पश्चिमाया दिशा है इससे आपको प्रश्न बनाना है। तो आप प्रश्न कैसे बनाएंगे कि सूर्य किस दिशा में अस्त होता है। तो इस पश्चिम दिशा को हम हटा देंगे और इस पश्चायाम की जगह हम कश्याम कर देंगे। कश्याम यानी कि कौन सी दिशा में। व्याध व्याघ्रम जालात बहिर निर्सार्यत, जो व्याघ यानी कि आपकी जो शिकारी था उसने उस बाघ को जाल से जो बाहर निकाला। तो आपको इसमें जालात से करना है ना। तो आपको ये बताना है कि जो शिकारी था उसने बाघ को कहाँ से बाहर निकाला, ठीक है। तो इसमें आपको जालात को हटा देना है। तो व्याध व्याघ्रम कस्मात बहिर निर्सार्यत, तो इसमें आपके इस जालात को हटा के कस्मात कर देना है। 15वां क्वेश्चन है, इसमें कोष्टक में दिए गए संज्ञा पद को चुन के रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। मालया मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते, कश्चित नार्यः जलम पातुम याचन्ते, और मानवा वृक्षाणाम सायाम विरमन्ति, और सा गुहा उच्चै श्रृंगालम आहत। इस प्रकार से आपको ये 3 शब्द दे रखे हैं, इनके सामने इनसे मिलान कर लेनी है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। फिर आपको 16वां क्वेश्चन है, इसमें कुछ प्रश्न दे रखे आपकी किताब के, उनके उत्तर देने। चंद्र ग्रहण कथम भवति, चंद्र ग्रहण कब होता है। तो यदा पृथिव्या छाया पातेन चंद्रस्य प्रकाश अवरुद्ध तथा चंद्र ग्रहण भवति। ये आपके विज्ञान का प्रश्न है, उसके अनुसार भी आप थोड़ा सा बना के इसको लिख सकते हैं कि जब है जो पृथ्वी की छाया, जब है जो ये पृथ्वी पर जो छाया पड़ती हैं, इनकी जो चंद्रमा का जो प्रकाश है वो नहीं आ पाता है, उसकी छाया आ जाती है, तब जो चंद्र ग्रहण होता है। और अच्छा, चंद्र ग्रहण जो होता है वो अमावस्या को होता है या फिर पूर्णिमा को होता है, कमेंट करके बताना। चंद्र ग्रहण अमावस्या को होता है या फिर पूर्णिमा को होता है। प्लास्टिकस्य मृत्तिकाया लयाभावात् कस्य कृते महती क्षति भवति। तो जो प्लास्टिक होती हैं वो किसको जो हानि पहुंचाती हैं, तो पर्यावरण को हानि पहुंचाती हैं। नेक्स्ट है अभिवादनशीलस्य कानि वर्धन्ते। तो ये आपके जो आपके श्लोक हैं, अभिवादनशीलस्य वो वाला जो श्लोक है उसमें से आपको चारों नाम लिखने, आयुर्विद्या यश और बलम। तो ये जो श्लोक है आपको अच्छी प्रकार से याद कर लेना है ताकि आप परीक्षा में भी इसको लिख सको। तड़ागः कुत्र निर्मीयन्ते, तो इसमें आपको हो जाएगा तड़ागः अस्य ही देश निर्मीयन्ते। फिर आपको प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखना है। अर्थेन केभ्यम विमुखा न यान्ति, तो इसमें आपके हो जाएगा वृक्षभ्य। गुहाया स्वामी का आसीत, गुहाया का जो स्वामी था वो कौन था, तो ये था आपके श्रृंगाल। और इस श्रृंगाल का भी आपको नाम याद कर लेना है। कमेंट में आपकी ने पिछले वीडियो में लिखा था, बहुत अच्छी है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने मैंने पूछा था कि उस शेर का नाम, बाघ का नाम, शेर का नाम और उस श्रृंगाल का नाम आपको कमेंट करना है, तो आपने खूब जो उसमें कमेंट किए थे। इसी प्रकार से और भी प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट करते रहे। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। मम सहजा प्रकृति का आसित अस्ति, इसमें आपके हो जाएगा मैत्री। नेक्स्ट है कई शिल्प रूपेण न सामदस्ता भवंती, तो ये हो जाएगा आपकी गजदरा। फिर आपको अपनी पाठ्य पुस्तक के 2 श्लोक को लिखना है, ठीक है। 2 श्लोक, तो उसमें आपको कम से कम 4 श्लोक तो याद करने हैं, तब आप जो 2 श्लोक लिख पाएंगे, क्योंकि आपकी परीक्षा में 3 श्लोक तो ऑलरेडी पहले से पेपर में देंगे। मान लो आप जिनको याद करें और वो 2 ही आ जाए, इसलिए आपको जो ज़्यादा श्लोक याद करने, कम से कम 3 श्लोक तो आपको याद करने हैं, उसमें से 2 लिख के आना है, और ये 2 4 नंबर के आपके श्लोक हो जाएंगे।
अगला प्रश्न देखते हैं 19वां। स्तंभ 1 को क को स्तंभ ख से मिलान करना है। ये श्लोक हैं, श्लोक को आपको इसके साथ में मिलान करना है। तो तस्वैव त्रिषु तुष्टेतु तप सर्वसमाप्यते। दूसरा है आपके चत्वारि तस्य वदन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। दृष्टिपुतम न्यसेत पदम वस्त्रपुतम जलम पिबेत। सर्वप्रवसम दुखम सर्वमात्वसम सुखम। यानी कि दूसरों पर आश्रित रहना दुख है और खुद पर जो आश्रित रहना सुख होता है। फिर आपको एक चित्र दे रखा है, इस चित्र के बारे में आपको 4 वाक्य बताने हैं। ये जो चित्र है वो किसका चित्र है? तो ये एक वन का चित्र है ना, ये एक वन का चित्र है। तो अस्मिन् चित्र एकस्य वनस्य दृश्य वर्तते। इस चित्र में एक वन का दृश्य बताया गया है। वनस्य प्राकृतिक शोभा रमणीय अस्ति। वन से प्रकृति की शोभा होती है। वनै बहवः वृक्षाः कुर्वन्ति। वन में जो बहुत से वृक्ष होते हैं। वृक्षेषु खगा कलरव कुर्वन्ति। वृक्ष के ऊपर जो है वो पक्षी कलरव करते हैं। खग का मतलब होता है कलरव, ये पक्षी। तो ये आपके 4 नंबर का आएगा। या फिर इसकी तुलना में ये तो 4 शब्द ये लिखें, या फिर ये आप इसमें एक कहानी पूछी जाएगी आपको, एक कहानी भी आप इसमें बता सकते हैं। कदाचित देवराज राजा इंद्र भूलोकम आगतवान। ये आपके जो देवराज इंद्र की जो कहानी है उससे संबंधित एक कहानी है। तो ये आप इसमें पूरा या तो वो ऊपर वाला कर लेना ये 4, या फिर इसमें से ये 8 शब्द इसी में से ढूंढ के इसमें से लिखना है। तो इस नीचे वाले की तुलना में ये ऊपर वाला और आसान रहेगा। या फिर इसकी जगह पर जो भी कहानी आपको याद है वो आपकी या तो भूखी लोमड़ी वाली पूछी जाएगी या प्यासा कौवा की। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक कहानी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ये आप देख लेना, मैं इसकी PDF शेयर कर दूंगा। अगला प्रश्न देखते 21वां। अधोलिखित वाक्य नाम घटनानुक्रम में क्रमायोजन कुरुत। ये आपकी किताब का एक पार्ट में से आपकी जो कहानी है उसका घटनाक्रम में जिस क्रम में घटना हुई है उस क्रम में इसको लिखना है। तो पहला आपकी ये वो जो गुहा स्वामी है दधिपुच्छ नामक श्रृंगाल, उससे संबंधित ये पूरी कहानी है। तो सबसे पहले क्या था? एकस्मिन् वने खर नखर नामा सिंह प्रविष्टि स्म। एक वन में खर नखर नाम का शेर रहता था। ये आपके संस्कृत में भी आ सकती है क्रम में लिखने की, और हिंदी में तो ये परफेक्ट है जो आएगी ही आएगी। हिंदी भाषा में इसका सार लिखना। तो सबसे पहले आएगा एकस्मिन् वने खर नखर नाम सिंह प्रवस्ति स्म। एक वन में खर नखर नाम का शेर रहता था। फिर क्या आएगा? इत्यस्तत ब्रह्मतु शुद्धांत जात। वह जो अपनी भूख को मिटाने के लिए इधर उधर घूमता था। फिर आपके तीसरे नंबर पे आएगा स एका महती गुहाम अपश्यत। उसने एक जो बहुत बड़ी गुफा देखी। महती का मतलब बहुत बड़ी गुफा देखी। फिर गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम श्रृंगाल समागच्छत। गुफा का जो स्वामी था, गुहा मतलब होता है गुफा, उसका मालिक स्वामी जो था वो दधिपुच्छ नाम का एक श्रृंगाल यानी कि जो गिद्दड़ था। श्रृंगाल किसको कहते हैं? गिद्दड़ को कहते हैं। तो ये आप इसको इस क्रम में लिखेंगे। चौथे नंबर पे आएगा ये। 5वें नंबर पे आएगा आपके ये कि गुहाया को अपि अस्ति इति श्रृंगालस्य विचार, कि गुफा में जो कोई न कोई अंदर है। तो ये आपके श्रृंगाल के मन में विचार आया। तो फिर क्या हुआ? दूरस्थ श्रृंगाल रवम कर्तुम मार्दम। दूर से उसने उस गुफा को जो आवाज़ लगाई, ध्वनि दी। फिर सिंह से श्रृंगाल से आह्वानम क्रोध। जो शेर था उसने श्रृंगाल का आह्वान किया कि उसने उसको आवाज़ दी। ठीक है, जो श्रृंगाल था यानी कि गिद्दड़ था उसने गुफा को आवाज़ दी, तो उधर से उस शेर ने वापस आवाज़ लगाई। तो दूर पलायनम। फिर वो समझ गया गिद्दड़ तो कि अंदर जो शेर बैठा हुआ है। तो दूर पलायन श्रृंगाल श्लोकम पठत। तो जो दूर जाकर जो श्रृंगाल जो चला गया, उसकी आवाज़ सुनकर श्रृंगाल वहाँ से दूर चला गया। फिर आपके 22वें प्रश्न में आपके 3 श्लोक आएंगे। इनमें से किन्हीं 2 का आपको हिंदी अनुवाद करना है। जैसे एक दे रखा है ये पति पासनाम विस्मा प्रखरा हिंसरा पशव परितो गोरा दुष्करम खलुम यद्यपि गमनम सदैव पुरतो निदेहि चरणम। तो इसमें आपको इसका हिंदी उच्चारण बताना है कि कवि जीवन में कठिनाइयों से न घबराकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता हुआ कहता है कि मार्ग में तीक्ष्ण जो तीखे और असामान्य पत्थर होए और चारों ओर भयानक हिंसक पशु भी हैं। मार्ग में चलना निश्चय ही अत्यंत कठिन कार्य है, फिर भी हमें आगे जो निरंतर चलना चाहिए, हमें अपना पैर निरंतर रखना चाहिए। अच्छा, ये जो दे रखा आपके सदैव, इसका संधि विच्छेद भी आपको आ सकता है। तो इसका संधि विच्छेद होता है सदा प्लस एव। सदैव का क्या हो जाएगा? सदा प्लस एव। ये सदैव का संधि विच्छेद होता है। अगला प्रश्न है, अच्छा एक प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करके बताना है कि महाराष्ट्र की जो प्रथम महिला शिक्षिका है
उसका नाम आपको कमेंट करके बताना। महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका का नाम आपको कमेंट करके बताना है, और उनके पति का नाम भी आपको कमेंट करके बताना है। बहुत ही शानदार आपके जो 11 तारीख को पेपर है, तो उस दिन विशेष दिन भी है। आपको ये इसका जो नाम है महाराष्ट्र की जो प्रथम महिला शिक्षिका, उनका नाम आपको कमेंट करके बताना है। फिर आपकी विलेश्यवाणी कदापि श्रुता ये वाली, और एक आपकी कंडकेव कंडकम, ये दो आपकी जो इसमें कहानी अथवा में पूछी जाएगी। इसका कथा का सार आपको हिंदी भाषा में एक पेज में लिखना है, पूरा एक पेज भर देना इसको इसी प्रकार से समझा के। 8 नंबर मिलेंगे, बहुत आसान कहानियाँ दोनों, और दोनों ही इसी प्रकार से याद कर लेना। दोनों में से एक तो आपकी परीक्षा में 100% पूछी जाएगी, तो इन दोनों को तो आप अच्छी प्रकार से रट लेना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी कहानी कंडकेय वाली, फिर हम वो शेर वाली भी देख लेंगे। तो कथा के अनुसार जो कंडकनेव कंडकम जो कथा है, उसके अनुसार कोई चंचल नाम का एक शिकारी था। एक बार वह वन में उसके द्वारा बिछाए गए जाल में एक बार एक बाघ फंस गया था। तो बाघ के द्वारा प्रार्थना करने पर शिकारी ने उसे बाहर तो निकाल लिया। बाघ ने फिर उसको पानी लाने को कहा। पानी पीने के बाद में जो बाघ था उसने कहा कि मेरी प्यास तो शांत हो गई है, लेकिन मैं बहुत भूखा हूँ, मैं तो तुमको ही खाऊंगा। तो बाघ की कृतज्ञता को देखकर शिकारी नदी के जल के पास जाता है, और नदी का जल कहता है कि लोग बहुत स्वार्थी होते हैं और वे मेरा ही जल पीते हैं और मुझे ही बहुत गंदा करते हैं। इसी बात का समर्थन करते हुए वृक्ष कहता है कि लोग मेरी ही छाया में विश्राम करते हैं और मेरे ही फल खाते हैं, किंतु मुझे ही ये जो काटते हैं। तो इसके बाद शिकारी अपनी व्यथा को वहीं पर स्थित एक लोमड़ी को सुनाता है, और लोमड़ी अपनी चतुराई से उस बाघ को पुनः जो जाल में फंसा देती है। वस्तुतः इसकी कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि जो कपटी लोग होते हैं, जो कपटी लोगों के साथ में कपटपूर्ण व्यवहार ही करना चाहिए। यह आपकी दूसरी कहानी है विलेश्यवाणी कदापि में श्रुता। इसमें आपके एक खरनखर नामक शेर की कहानी है, और एक आपके वो गिद्दड़ है उसकी कहानी है। तो ये तो ऊपर भी आई थी और ये वापस पूछी गई है। तो संस्कृत में भी क्रम में पूछ सकते हैं और हिंदी भाषा में भी आपको लिखना पड़ सकता है। तो कथा और एक इस पार्ट में आपकी एक प्रश्न आपकी और रिपीट होगा। एक जैसे ये रिपीट हो रहा है, डबल है ये प्रश्न, वैसे ही आपके एक प्रश्न आगे और रिपीट होगा, चंद्र ग्रहण वाला वापस आगे आएगा आपके, वो भी देख लेना। कथा का सार लिखना है इसमें आपके। तो विलेश्यवाणी कदापि में श्रुता, किसी वन में एक खरनखर नाम का शेर रहता था। तो इसमें से आपको नया का सीखना है, ये खरनखर नाम सीखना है ना। इस शेर का नाम पूछ ले तो आपको बता देना है खरनखर। और ऊपर जो इसमें आया था वो चंचल नामक शिकारी था। जो व्याघ था, उस व्याघ कहते हैं शिकारी को, और व्याघ्र कहते हैं बाघ को। ये दोनों एक जैसे मिलते जुलते नाम है। तो उस शिकारी का नाम भी आपको अच्छी प्रकार से याद कर लेना है। तो एक बार एक वन में खरनखर नामक शेर रहता था। एक बार वह इधर उधर घूमता रहा, किंतु भोजन के योग्य इसको कोई जीव नहीं मिला। तो शाम के समय में उसको विशाल गुफा दिखी, बहुत बड़ी गुफा दिखी, और देखकर उसने सोचा कि अवश्य ही कोई न कोई गुफा में रात को जीव आता होगा, इसलिए मैं यहीं छिप कर जो बैठ जाता हूँ। तो इसी बीच में गुफा का जो स्वामी था, गुफा के स्वामी का नाम पूछे तो क्या लिखोगे? दधिपुच्छ गिद्दड़। उस गिद्दड़ का नाम क्या है? दधिपुच्छ नामक गिद्दड़, जो कि उस गुफा का स्वामी था। और ये जो कहानी है आपके, ये कहानी आपके पंचतंत्र से ली गई है। आपको याद कर लेना है कब कहाँ से ली गई, तो पंचतंत्र से ली गई है, जिसके लेखक का नाम आपके विष्णु शर्मा है। क्या नाम है? विष्णु शर्मा। तो गिद्दड़ जब वहाँ आया तो उसने गुफा के अंदर जाते हुए शेर के चिन्ह देखे कि जो शेर है वो अंदर तो गया है, लेकिन उसके बाहर आने के वापस है जो इसमें निशान नहीं दिखे थे। तो उसने देखा कि निश्चित ही इसमें कौन कौन जो शेर है, अब मैं क्या करूं? वह एक उपाय सोचकर दूर से ही बोलने लगा, गुफा को आवाज़ लगाने लगा कि हे गुफा, क्या तुम्हें याद नहीं है कि मेरी तुम्हारे साथ ये शर्त थी कि जब मैं बाहर से वापस आऊँगा तो तुम मुझे आवाज़ देकर बुलाओगी, यदि तुम नहीं बुलाती हो तो मैं दूसरी गुफा में चला जाऊँगा। तो गिद्दड़ की आवाज़ सुनकर शेष ने सोचा कि अवश्य ही इस गुफा का जो स्वामी है वो स्वामी को ये गुफा आवाज़ देती होगी। तो किंतु वो जो अपने मेरे भय से, यानी कि शेर के भय से वो अंदर नहीं जा पा रही, इनकी वो गुफा है वो नहीं बोल पा रही है। तो शेर ने उसको बुलाने के लिए खुद ही जो गुफा के अंदर आने के लिए उसको आग्रह कर दिया, इनकी उसके खुद ही जो अंदर आने के लिए बुला लिया, और वह अपने भोजन की तलाश में इस प्रकार से थोड़ा सा बोलने लग गया। ऐसा सोचकर शेर ने जोर से जो गिद्दड़ का आह्वान किया। शेर की उच्च गर्जना की प्रतिध्वनि गुफा के अंदर जो आई, और गिद्दड़ को पता लग गया कि इसके अंदर जो शेर है। इससे अन्य जो पशु थे वो भी जो भयभीत हो गए, और जो गिद्दड़ था वो वहाँ से दूर भाग गया था। तो ये कहानी आपको अच्छी प्रकार से
याद कर लेनी है। फिर आपको 24वां प्रश्न आएगा, या तो आपको 8 वाक्य लिखने आपके विद्यालय पे आ सकते हैं, ठीक है, तो विद्यालय पे आपको 8 वाक्य अच्छी प्रकार से तैयार कर लेना है, या फिर आपके जो ये इसके अथवा में आएगा आपके प्रार्थना पत्र, तो उस प्रार्थना पत्र को लिख लेना है। प्रार्थना पत्र में एक तो आपको टीसी की याद करनी है, एक आपको ज्वर पीड़ित वाली यानी कि बुखार वाली, और आपके अवकाश वाली, ठीक है। इस प्रकार से ये 3 तो आपको कम से कम याद होनी ही चाहिए, उसमें से आपके एक परीक्षा में पूछी जाएगी। तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं, ये प्रार्थना पत्र तो लिखा हुआ है, आपके 8 शब्द इसमें भरने हैं। देखो सबसे पहले सेवायाम श्रीमंत प्रधानाध्यापक महोदय आदर्श विद्या भवन, फिर आपको यहाँ पे क्या है स्कूल का नाम आता है, ये स्कूल कहाँ पे, तो इसका हो जाएगा आपके जयपुर में, जयपुर लिखा हुआ है तो आप जयपुर में लिख लेना है। अच्छा ये स्कूल तो आपके जयपुर में है, आपका स्कूल किस जिले में है, मुझे कमेंट करके बताना कि आपका जो स्कूल है वो किस जिले में है, ठीक है, कमेंट करके इसका उत्तर मुझे बताना। देखिए विषय क्या लिखेंगे, स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्तम महोदय सविनय, यहाँ हम क्या लिखते हैं सविनय लिखते हैं। निवेदन अस्ति मम पितुम, मेरे पिता का स्थानांतरण भरतपुर नगरे जात, भरतपुर नगर में हो गया है। हम्पी तनैव स तत्र गत्वा पठिष्यामि, मैं भी उनके साथ जाकर जो पढ़ूंगा। अतः अस्मात् विद्यालयात् मम स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी कि टीसी दत्वा माम कर्तयन्तु भवन्त, मेरे को जो टीसी दिलाने की कृपा करे आपका यानी कि भवताम आज्ञाकारी आज्ञापालक शिष्य प्रवीण, तो प्रवीण का नाम आपको इसमें दे रखा है, तो प्रवीण लिख लेना, ये लिखा हुआ है प्रवीण। ये प्रवीण का जो नाम है वो तो सबसे देखो सबसे बढ़िया क्या है, यहाँ आपको पता ही स्कूल का नाम आता है, यहाँ सविनय नम्र निवेदन आता है, और यहाँ पर आता है अपने विद्यार्थी का नाम। 3 तो आप वैसे ही देख लेंगे। फिर आप क्या करेंगे, ये टीसी की प्रार्थना पत्र स्थानांतरण है, तो स्थानांतरण किसका होगा, पिता का होगा, तो इसमें दे रखा है ये पीतू, तो इसमें लिख लेंगे हम पीतू। इस प्रकार से 4 हो गया। और होना को क्या कहते हैं जात कहते हैं। और फिर स्थानांतरण हो गया तो फिर हम क्या कहेंगे, मैं भी वहीं पढ़ना चाहता हूँ जाकर, तो यह हो जाएगा आपके गत्वा। अच्छा इस गत्वा शब्द में आपको प्रत्यय बताना है, कौन सा प्रत्यय है, गत्वा शब्द में आपको प्रत्यय कमेंट करके बताना है कि गत्वा में प्रत्यय कौन सा है, ठीक है। अगला प्रश्न है फिर जिसमें आपके 25वें में एक गद्यांश देंगे, इसको पढ़ के कुछ प्रश्नों के उत्तर देने, और 8 नंबर का यह आएगा। तो पहला आपकी पढ़ने में आपको समझ में आ जाएगा कि ये गद्यांश किसके बारे में, अधिकतर इसमें आर्यभट्ट के बारे में बात की गई है, ठीक है, आर्यभट्ट से योगदान, तो ये इसमें आपके गद्यांश हो जाएगा आपके आर्यभट्ट से योगदानम। दूसरा प्रश्न है कि आर्यभट्ट कस्मिन न विश्वस्ति स्म, आर्यभट्ट को किसमें विश्वास नहीं था, तो आर्यभट्ट को ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं था, तो इसमें आपको लिखा होगा ये आर्यभट्ट फलित न विश्वसंति, तो ये कहाँ पे आएगा आपके ये वाला देखो, आर्यभट्ट फलित ज्योतिष न विश्वसंति स्म, इस प्रकार से आपको मिलान करके लिख लेना है। फिर आपको कदा चंद्र ग्रहण भवति, ये प्रश्न आपके शुरू में भी आया था आगे, चंद्र ग्रहण कब होता है, चंद्र ग्रहण कब होता है, इसका उत्तर ये लिखेंगे आप, यदा पृथ्वी छाया पाते चंद्रस्य प्रकाश अवरुद्ध तदा चंद्र ग्रहण भवति, जब जो चंद्रमा का जो प्रकाश है वो पृथ्वी के ऊपर नहीं गिरता है, इनके अंधेरा हो जाता है, तो उसको हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। दूसरा है सूर्य ग्रहण कदा दृश्यते, सूर्य ग्रहण कब होता है, तो सूर्य ग्रहण इसका उल्टा होता है। इसमें क्या होता है सूर्य ग्रहण में कि पृथ्वी सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है, पृथ्वी सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी के बीच में मतलब पृथ्वी के ऊपर नहीं आ पाता, तो ऐसे जो सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण अधिकतर दिन में होता है, ठीक है, और चंद्र ग्रहण रात में होता है। लेकिन आपको इनकी तिथियां याद करनी है, ठीक है, तिथियां बतानी है कि चंद्र ग्रहण किस तिथि को होता है और सूर्य ग्रहण किस तिथि को होता है। दोनों अमावस्या और पूर्णिमा, इनमें से पूर्णिमा को कौन सा होता है और अमावस्या को कौन सा होता है, मुझे कमेंट करके आप जरूर बताना। और एक और प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करना कि जो आर्यभट्ट था उसके द्वारा जो लिखित किताब का नाम है वो मुझे कमेंट करके बताना कि आर्यभट्ट ने कौन सा ग्रंथ लिखा था, और आर्यभट्ट के जो कर्मस्थली हैं वो कौन सी थी, ठीक है, ये आपको कमेंट करके बताना उत्तर। आप सभी को ऑल द बेस्ट आने वाले पेपर के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इसकी पीडीएफ आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगी, ऐप इस नाम से है, आप प्ले स्टोर पे जाकर इसको सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इसका जो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। इसकी पीडीएफ वगैरह मैं आपको ऐप के ऊपर डाल दूंगा, वहाँ पे और भी मैंने 2016 से लगा के 2020 तक के जो पेपर हैं ओल्ड पेपर आपके डाल रखे हैं, मॉडल पेपर भी डाल रखा है 16 सहित, तो आप वो भी पीडीएफ वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। 8वीं क्लास का जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लेना, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो जल्दी मिलेंगे आपको अगले वीडियो में,
और मॉडल पेपर के साथ में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए।